नमस्कार दोस्तों। तो बिहार के अंदर एक बार फिर से, और ये ना मतलब एक पॉलिटिकल चलन बन चुका है आज की डेट में। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 164 सब क्लॉज 4, जिसको लेकर के बिहार की सरकार से बहुत ही तीखे सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो पूरा आपने एक पॉलिटिकल चलन बना दिया, असल में ये पूरा मामला क्या था इसको आप समझना। बेसिक लेवल पर समझा रहे हैं, अभी हम इसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो बिहार में एक मिनिस्टर हैं, आपने फॉर्मर मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जानते होंगे आप उनको। तो जब नीतीश कुमार की सरकार रिसेंटली बिहार के अंदर बनी थी तो बड़ा ये चर्चा में भी आया था, उनके बेटे का बड़ा इंटरव्यू भी आया था, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे थे दीपक प्रकाश, उनको सीधी तौर पर पंचायती राज मिनिस्टर बना दिया गया था। और उस समय एक सवाल खड़ा हुआ था, ये तो मेंबर है नहीं हाउस के। तो ऐसे केसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है दैट इज 164 सब क्लॉज 4, और वो 6 महीने का टाइम देता है कि भाई आप मिनिस्टर बन गए, अब मिनिस्टर बनने के बाद आपको 6 महीने का समय है, आप 6 महीने में चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। अगर मतलब स्टेट में दोनों हाउसेस हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, तो किसी भी एक हाउस का मेंबर बनिए और उसके बाद अपनी मिनिस्टरशिप को कंटिन्यू करिए। अगर 6 महीने में आप ये काम नहीं कर पाए तो आपकी मिनिस्टरशिप जो है वो लैप्स हो जाती है। यही नियम यूनियन में भी फॉलो होता है, यही नियम स्टेट सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में भी फॉलो होता है। लेकिन बिहार के अंदर इस पूरे नियम को ताक पर रख दिया गया। क्यों? पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका पूरा लीगल आर्ग्यूमेंट क्या है, स्टेट का क्या आर्ग्यूमेंट है, पिटिशनर का क्या आर्ग्यूमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट इतना तीखा क्यों है, इतना ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रांग क्यों है, इन सारी चीज़ों को हम इस पूरे वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। अगले 7, 8, 10 मिनट अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप इस पूरे लीगल प्रोविजन को भी समझ पाएंगे, इसकी बैकिंग को भी समझ पाएंगे और इनके आर्ग्यूमेंट्स को भी समझ पाएंगे। और उसके बाद आप एक कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि आखिर इसमें स्टेट सही है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सही है, या सुप्रीम कोर्ट सही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए और पिटिशनर का आर्गुमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें आप क्लियरली समझ पाएंगे। और इसमें हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की भी बात करेंगे, कुछ प्रेसिडेंट्स भी देखेंगे, और एचडी देवेगौड़ा का भी केस देखेंगे, उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने यूनियन में यही सेम चीज़ अप्लाई करी थी। ये सारे लीगल प्रोविजंस को हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर अगले 10 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन पर। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने 2025 के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 दिया था। ये वही बैच है जिसमें आपको मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। ह्यूज स्टूडेंट रिक्वेस्ट के ऊपर हमने इस बैच का प्राइस सिर्फ 16,999 कर दिया था, आपके लिए एकदम फ्री छोड़ दिया था, कि लगभग ऑलमोस्ट फ्री है। जिस क्वालिटी का लेवल का एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलता है इस प्राइस में ऑलमोस्ट फ्री समझ के चलिए, और प्लस इसमें आपको फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बैच का आज ऑफर का आखिरी दिन है, यानी कि आज के बाद, यानी कि 31 जुलाई 2026 के बाद ये प्राइस कभी दोबारा रीइंस्टेट नहीं होगा। और 16,999 से ये बढ़ करके 24,999 तक ये प्राइस चला जाएगा। तो इससे पहले कि ये ख़त्म हो, ये ऑफ़र चला जाए, आपको ये प्राइस, यही सेम बैच जो है महंगे में मिलने लगे, आज ही इसको जाकर के अवेल कर लीजिए। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ पर आपको तस्वीर जो दिन की दिख रही है, ये भाई साहब आप इनको पहचानते भी होंगे, बहुत मतलब चर्चा में आए थे जब इनको मिनिस्टर बनाया गया था। ये दीपक प्रकाश हैं। ये दीपक प्रकाश जो हैं ये हमारे जो फॉर्मर बिहार के मिनिस्टर थे उपेंद्र कुशवाहा, बड़े मिनिस्टर हैं, और उनकी अपनी पार्टी आरएलएम, जिसको आप जानते हो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से, ये उनकी पार्टी है आरएलएम, और उसके वो लीडर थे उपेंद्र कुशवाहा। तो बिहार में एक इन्होंने अपना अलायंस बना रखा है, ये भी आपको पता होगा, कि जहां पर नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू है, उसके साथ बीजेपी है, और उसके साथ ये आरएलएम पार्टी भी और जीतन राम मांझी वाली पार्टी भी है। ये चारों पार्टी ने मिल करके अपना एक अलायंस बना रखा, और ये अलायंस में चुनाव लड़ते हैं। तो अलायंस में चुनाव लड़े और ये जीते भी, जिसमें जेडीयू को बहुत सीटें आई, नीतीश कुमार इसीलिए सीएम बने थे वहां पर, और बीजेपी को भी बहुत सीटें आई। तो दोनों ने मिलाकर के अपनी सरकार बना ली। उस सरकार में एक एडजस्टमेंट किया गया, अब इनका आपस में समझौता हुआ होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि भाई मेरे बेटे को आप जो है उसमें चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो उन्होंने समझौता किया होगा कि भाई मैं आपके पार्टी का हिस्सा हूं, मैं अलायंस का हिस्सा हूं, मुझे भी कहीं अकोमोडेट करिए, आप मेरे भी मेंबर्स को अकोमोडेट करिए। तो उन्होंने अपने बेटे को अकोमोडेट करवाया, यानी कि दीपक प्रकाश को अकोमोडेट कराया। और फाइनली दीपक प्रकाश को नीतीश कुमार सरकार में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने, उस काउंसिल में पंचायती राज मिनिस्ट्री इनको सौंप दी गई, यानी कि इनको डायरेक्ट मिनिस्टर बनाया गया। और उस समय पर ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे। अब हम इस पूरे मामले को
कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं और उसका एक पूरा हम डिटेल समझते हैं कि असल में इशू क्या है, कंट्रोवर्सी क्यों हुई है। तो देखिए होता क्या है, इसमें आप डेट जरूर से ध्यान में रखिएगा। नवंबर 2025 की बात है। दीपक प्रकाश जी जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनको पंचायती राज मिनिस्टर बनाया जाता है। पंचायती राज मिनिस्टर बनाया जाता है और जब इनको पंचायती राज मिनिस्टर नवंबर 2025 में बनाया गया तो उस समय ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, ये ना ही विधान परिषद के मेंबर थे, मतलब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी नहीं थे और काउंसिल के मेंबर भी नहीं थे। तो अब जरूरी क्या है इसमें, ये होता है कि जरूरी ये होता है कि 6 महीने के अंदर आपको चुनाव लड़ करके जीतना पड़ता है, या आप इनडायरेक्टली परिषद में इलेक्ट हो जाइए और उसके बाद आप अपनी मिनिस्टरशिप को कंटिन्यू रखिए, जो हम देखते हैं जनरल केस में। जैसे निर्मला सीतारमण पहले लोकसभा के मेंबर थी, लेकिन अब सरकार को भी डर लगा कि भाई अपना चुनाव हार जाएंगे, तो इसलिए उनको राज्यसभा भेज दिया गया और वहां से फिर वो अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंटिन्यू कर रही हैं। तो इस तरीके से जो एडजस्टमेंट्स है वो हम किया करते हैं और अपने पॉलिटिक्स में हम देखते हैं ऐसे एडजस्टमेंट्स को। तो नवंबर 2025 में, नवंबर 20 2025 को इनको, दीपक प्रकाश को पंचायती राज मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा चेंज होता है बिहार की सरकार में, और इस बात को तो सब लोगों ने कहा भी था कि नीतीश कुमार जो है ज़्यादा समय रहेंगे नहीं सीएम। अब उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, थोड़ा सा वो एज भी हो गई थी, तमाम चीज़ें भी थी, तो उन्होंने खुद रिज़ाइन किया और उसके बाद सम्राट चौधरी जो है वो सीएम बन जाते हैं। अब आप समझिए इस बात को, सरकार सेम है, सरकार नहीं बदली है या असेंबली भंग भी नहीं हुई है, असेंबली भी सेम है, इलेक्टेड मेंबर्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्या हुआ, सीएम बदल गया। यानी कि पहले नीतीश कुमार सीएम थे, उसके बाद सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया गया और सम्राट चौधरी जब सीएम बने तो उनके सीएम बनने के बाद एक फ्रेश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया गया। यानी दो चीज़ें बदली, एक तो सीएम की पोस्ट बदल गई, सीएम पहले नीतीश कुमार थे, अब सम्राट चौधरी हो गए, और दूसरा जो नीतीश कुमार का अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो काउंसिल था उसको चेंज करके एक नया काउंसिल बिल्कुल बनाया गया, फ्रेश काउंसिल बनाया गया सम्राट चौधरी के अंडर। और उस फ्रेश काउंसिल में जो सम्राट चौधरी के अंडर बनाया गया उसके अंदर दीपक प्रकाश को फिर से पंचायती राज मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि उनका अपना अरेंजमेंट था भाई, अकोमोडेट करना था। तो यहां पर उनको रीअपॉइंट किया गया एज अ मिनिस्टर। अब यही सारी कंट्रोवर्सी आकर के फंसती है। जैसे ही इनको रीअपॉइंट किया जाता है एज अ मिनिस्टर, तुरंत पिटीशन फाइल होता है, राकेश कुमार सिंह पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहा जाता है कि ये जो 6 मंथ का विंडो मिलता है, आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 के माध्यम से जो 6 मंथ्स का विंडो मिलता है, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें तो नवंबर में इनको मिनिस्टर बनाया गया था, उससे हम 6 महीना कैलकुलेट करें तो मई 20 2026 तक आते आते ये पूरा 6 मंथ का विंडो खत्म हो जाता है। तो फिर दीपक प्रकाश आखिर एज अ मिनिस्टर बिहार की सरकार में कंटिन्यू कैसे कर पा रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या रीअपॉइंटमेंट जो यहां पर हुआ, क्योंकि असेंबली पूरी तरीके से चेंज नहीं हुई, भंग नहीं हुई है, यानी कि डिसॉल्व नहीं हुआ है हाउस, तो क्या हम इस रीअपॉइंटमेंट को ये मान लें कि क्लॉक रीसेट हो जाता है, यानी कि इनको नया 6 मंथ का पीरियड मिल जाता है, क्योंकि इनका रीअपॉइंटमेंट मई में हो गया तो अब उनको फिर से 6 मंथ मिल गए और 6 मंथ फिर से काउंट होंगे मई से। क्या ये सिस्टम होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछा गया। कोर्ट ने सवाल पूछा बिहार की सरकार से। कोर्ट ने कहा कि भाई जब एक मैंडेटरी 6 मंथ का पीरियड बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो फिर आप अपने मिनिस्टर को कंटिन्यू 6 मंथ के बाद कैसे करवा पा रहे हो? और कोर्ट ने अभी इसमें कोई अपना ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत तीखा क्वेश्चन है कि आप कंटिन्यू ही कैसे करवा पा रहे हो। और कोर्ट ने इसमें कहा कि हम इसमें कोई काउंटर एफिडेविट, कोई टाइम नहीं देंगे आपको, आपके पास जो है 4 तारीख तक का समय है, अगस्त 4 को आपको फाइनल हम आर्ग्यूमेंट अपना इसमें आप लोग के सुनेंगे और अपनी जजमेंट दे देंगे। अब ये तो पूरा हमारा मुद्दा था, ये हमारा पूरा इशू था, लेकिन इसके हमें थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग को समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर क्या कहता है। तो इसके लिए जो रिलेटेड आर्टिकल है वो है 164 सब क्लॉज 4। 164 सब क्लॉज 4 सीधी तौर पर क्या कहता है? 164 सब क्लॉज 4 कहता है कि मिनिस्टर जो है 6 महीने के पीरियड कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ, एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक मिनिस्टर है और उसको 6 महीने के पीरियड में अगर वो स्टेट के किसी भी लेजिस्लेचर का, स्टेट के लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं बनता है इसका हिस्सा या इसका मेंबर नहीं बनता है, तो उसका 6 महीने का जो टाइम है वो खत्म होने के बाद ही सीजेस टू बी अ मिनिस्टर, यानी कि उसकी मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो चली जाएगी, ऑटोमेटिकली चली जाएगी, ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो 6 महीने का टाइम खत्म हुआ, उसके बाद भी अगर आप लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो, तो 164 सब क्लॉज 4 कहता है कि आप मिनिस्टर भी नहीं रह सकते उसके बाद। अगर आप मेंबर बन जाते हो तो आप कंटिन्यू करिए, अगर आप मेंबर नहीं बन पाते हो तो आप मिनिस्टर भी नहीं रह सकते। यही सेम चीज जो सिस्टम स्टेट में, यही सेम चीज यूनियन में, वहीं से लिया गया है सिस्टम को। यूनियन में भी सेम बात कही जाती है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 के अंदर कि भाई 6 मंथ के अंदर अगर आप मान लो आपको मिनिस्टर बना दिया गया और 6 महीने के अंदर आप या तो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं बन
बनते हो तो फिर आपका मिनिस्टरशिप भी चला जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है। और ये क्यों किया गया है इसको समझिएगा, इसके पीछे का जो लॉजिक क्या है। इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर सिस्टम ऐसा है कुछ कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है इट इज़ टेकन फ्रॉम दी लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो है वो पूरी तरीके से लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल है। कहते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल है। क्यों अकाउंटेबल है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है उसको बनाया ही लेजिस्लेचर में से गया है। यानी कि पहले हमारे देश में इलेक्शन होता है, लोकसभा बनती है और राज्यसभा तो रहती ही है, तो लोकसभा बनती है और लोकसभा राज्यसभा मिला करके उसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाता है, जो कि पीएम डिसाइड करते हैं। पीएम अपनी एक लिस्ट बना देते हैं कि भाई इनको ये मिनिस्ट्री, इनको ये मिनिस्ट्री, इनको ये मिनिस्ट्री, प्रेसिडेंट को देते हैं कि इनको मिनिस्टर बना दो। तो उसी लोकसभा राज्यसभा में से उठा करके कुछ लोग को मिनिस्टर बनाया जाता है, जो कि एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। ये एग्जीक्यूटिव बैठते कहाँ पर हैं, ये एग्जीक्यूटिव की जवाबदारी कहाँ पर होती है, लेजिस्लेचर के अंदर होती है। इसीलिए कहा जाता है एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये सिस्टम है और इसीलिए ये मैंडेटरी है कि आप पहले लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए, तभी आपको मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं और इस सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होगा वो हमेशा लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी हमेशा लेजिस्लेचर के लिए होगी। इसीलिए कहा गया कि पहले लेजिस्लेचर का आप मेंबर होइए, उसके बाद आपको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। एज सिंपल एज दैट। अब यहां पर लेकिन एक एक्सेप्शन रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4। एक्सेप्शन क्या है? मान लो अब जरूरत आन पड़ी या किसी की एक्सपर्टीज की जरूरत है किसी मिनिस्ट्री के अंदर, या कोई ऐसी घटना हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया और अचानक से हमें मिनिस्टर बनाना है किसी को, कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, तो ऐसे केसेस में काम ना रुके उस मिनिस्ट्री का, सारी चीजें ना रुके उसके लिए, तो इसलिए ये प्रावधान रखा गया कि डायरेक्टली किसी को मिनिस्टर बना दो। अगर वो मेंबर नहीं भी है लेजिस्लेचर का तो भी आप उसको मिनिस्टर बना दीजिए, उसको 6 महीने का समय दे दीजिए। 6 महीने के अंदर फिर वो अपना चुनाव लड़े, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसा भी उसको, राज्यसभा का लड़ना है, लोकसभा का लड़ना है, स्टेट लेजिस्लेचर का लड़ना है, विधान परिषद का लड़ना है, जैसा भी लड़ना है वो अपना चुनाव लड़े, मेंबर बने और उसके बाद अपनी मिनिस्टरशिप को कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर 6 महीने में वो लड़ करके चुनाव नहीं मेंबर बन पाते हैं और या चुनाव ही नहीं लड़ते हैं तो उनकी मिनिस्टरशिप ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगी। ये सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया और इसी सिस्टम का उपयोग जो है लोग करते हैं। आप जनरली देखेंगे कि बहुत सारे केसेस हमें मिलेंगे जहां पर ये सारी चीजें होती हैं कि भाई मिनिस्टर पहले बना दिया और उसके बाद आप जो है चुनाव लड़ करके अपना मिनिस्टरशिप को कंटिन्यू करिए। ऐसा बहुत बार होता है। जैसे अब योगी आदित्यनाथ का केस मैं आपको देखता हूँ, एकदम क्लासिक केस है। तो योगी आदित्यनाथ आपको पता है वो पहले क्या थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, यानी कि वो लोकसभा के मेंबर थे, मेंबर ऑफ लोकसभा थे, लोकसभा में बैठते थे। देखा भी होगा आपने, उसका बड़ा स्पीच था उनका। एमपी हुआ करते थे, गोरखपुर सीट से वो एमपी बन करके आते थे। उसके बाद क्या होता है, स्टेट इलेक्शन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर और योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि भाई अब आपको सीएम बनाया जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने एमपी पद से इस्तीफा देते हैं, रिजाइन करते हैं और उसके बाद उनको सीधा सीएम बनाया जाता है। सीएम सीधा बना दिया गया, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर विधानसभा का इलेक्शन लड़ करके जीतना था, तभी वो अपने सीएम पद को कंटिन्यू कर पाते हैं 6 महीने के बाद। तो 6 महीने में उन्होंने एक सीट से, एक एमएलए थे, उन्होंने अपनी सीट खाली की, मतलब अपनी सीट से रिजिग्नेशन दिया। योगी आदित्यनाथ उस सीट से चुनाव लड़े, एमएलए बने और एमएलए बन करके फिर वो अपने सीएम पद को जो है उन्होंने कंटिन्यू किया। ठीक इसी तरीके से ये सिस्टम चलता है। अब इसके लिए दो हमें चीजें देखनी, दो आर्टिकल्स देखने। एक आर्टिकल 163 होता है, जो आर्टिकल 163 कहता है कि दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीधी सी बात कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा और ये गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेगा। दूसरा आर्टिकल है 164 सब क्लॉज 1। ये आर्टिकल कहता है कि गवर्नर शैल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर जो है फिर वो अपनी एक लिस्ट बनाएगा और गवर्नर को लिस्ट दे देगा कि भाई इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दो। ये दो आर्टिकल है, आर्टिकल 163 और 164 सब क्लॉज 1। ये अपॉइंटमेंट पावर का पूरा सोर्स है हमारा कि काउंसिल कैसे बनता है। अब यहां पर एक बहुत ही लैंडमार्क केस हमें इसमें देखना पड़ेगा। लैंडमार्क प्रेसिडेंट है SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। तो इसके अंदर कोर्ट ने क्या बोला था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही सेम मामला था, मिनिस्टर के रीअपॉइंटमेंट का मामला था। कोर्ट में ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कहा कि अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बट फेल्स टू गेट इलेक्टेड विद इन 6 months एंड हुज टर्म एज अ मिनिस्टर लैप्सेस अंडर आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 75 सब क्लॉज 5 कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। यानी कि साफ कोर्ट ने इसमें कर दिया कि भाई जो आप लोग ये प्रैक्टिस बना रहे हो ना कि एक मिनिस्टर बना रहे हो और उसके बाद उसका 6 महीने का पीरियड लैप्स हो जाता है, या 6 महीने के पीरियड में वो चुनाव लड़ता है, मान लो चुनाव हार गया या चुनाव ही नहीं लड़ा उस पर्सन ने,
तो आप उसको दोबारा से एज अ मिनिस्टर रीअपॉइंट नहीं कर सकते हो अनलेस और अनटिल वो पहले चुनाव जीते, उसके बाद आप उसको मिनिस्टर बनाइए। पहले वो चुनाव जीतेगा, फिर आप उसको मिनिस्टर बनाइए। ऐसे ऑटोमेटिकली आप उसको फिर से मिनिस्टर के पद पर रीअपॉइंट नहीं कर सकते, पहली चीज। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाया कोर्ट ने कहा बट इन दी सेम टर्म और असेंबली, यानी कि असेंबली और टर्म सेम होना चाहिए, तब रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अगर नई सरकार है मान लो तो उसमें हो सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए मैं बिहार की सरकार में, लालू यादव चीफ मिनिस्टर हैं, लालू यादव का मैं बहुत चाहता आदमी हूँ, लालू यादव ने कहा चलो यार इसको ना मिनिस्टर बना दो, तो मुझे मिनिस्टर बना दिया गया। 6 महीने का समय मिला मुझे चुनाव लड़ने के लिए, मैं चुनाव लड़ा, हार गया, 6 महीने का समय। तब तक क्या होता है कि बिहार में सरकार ही बदल जाती है, लालू यादव की सरकार गिर जाती है और तब तक नई सरकार बन जाती है नीतीश कुमार की। अब मैंने नीतीश कुमार जी की पार्टी में भी कुछ सेटिंग कर ली, नीतीश कुमार जी से जाके मिल लिया, थोड़ा सा दही बड़ा वड़ा लेके चला गया उनके पास, ये लीजिए आप दही बड़ा खाइए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अब तुम आज से मिनिस्टर, तुम कल से मिनिस्टर, रोड से उठा के तुमको स्टार बना दूंगा, तो तुमको कल से मिनिस्टर बना रहा हूँ। अब मैं नीतीश कुमार की सरकार में मिनिस्टर बन गया, तो 6 महीने का जो टर्म था वो अभी मैंने पूरा नहीं किया है, मतलब 6 महीने का टर्म मेरा लैप्स हो गया है। लेकिन नई सरकार बन गई है, उसके अंदर रीअपॉइंट मुझे मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर कर दिया गया है, तो यहां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम तब है जब मान लीजिए लालू यादव जी की सरकार है और उसके अंदर 6 महीने का मुझे टाइम मिला, मिनिस्टर में बन गया, 6 महीने का समय मिला, मैं चुनाव नहीं लड़ा, फिर मैंने क्या किया, मैंने रिजिग्नेशन दे दिया और दोबारा से मैंने लालू यादव जी को कहा कि आप फिर से मुझे अपॉइंट करवा दीजिए ताकि मुझे 6 महीने का और समय मिल जाए। तो लालू यादव जी ने फिर से मुझे रीअपॉइंट कर दिया। तो ये जो रीअपॉइंटमेंट है सेम टर्म में, यानी सेम असेंबली के अंदर, असेंबली में सब लोग वही हैं, असेंबली तो भंग नहीं हुई है, असेंबली तो वैसी ही है, तो सेम टर्म या असेंबली में जो रीअपॉइंटमेंट है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। दिस वॉज द होल कंट्रोवर्सी, ये पूरी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट था। अब आप समझ ही गए होंगे, प्रेजेंट केस के ऊपर हम आते हैं। यहां पर पूरी जो मामला आकर के फंसा हुआ वो इसी चीज के ऊपर फंसा हुआ है। पहली चीज तो यह है, दीपक प्रकाश जी को पंचायती राज मिनिस्टर बनाया गया और उसके बाद 6 महीने का समय हुआ। 6 महीने होते होते नीतीश कुमार जी जो हैं वो स्टेप डाउन कर जाते हैं और उनकी जगह पर नए सीएम यानी सम्राट चौधरी बन जाते हैं और ये अपना नया फ्रेश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं और इसमें इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ एज अ पंचायती राज मिनिस्टर। तो सवाल ये खड़ा होता है, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कि क्या हम इसको नया टर्म या नया असेंबली मानेंगे? क्योंकि असेंबली तो सेम है, टर्म भी सेम है। भाई ये लोग अलायंस में ही तो थे, एक आदमी स्टेप डाउन किया, दूसरे को सीएम बना दिया, टर्म भी सेम है, असेंबली भी सेम है, कुछ असेंबली में भंग नहीं हुआ, कोई टर्म खत्म नहीं हुआ, दोबारा से चुनाव नहीं हुए, इलेक्शन हुआ, मतलब जो आपका विधान सभा है वो भंग नहीं हुई, डिसॉल्व नहीं हुई। तो क्या हम उसको रीअपॉइंटमेंट मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल था और पिटिशनर ने यही कहा कि ये जो 6 मंथ विंडो है ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और इनका रीअपॉइंटमेंट, जबकि एसआर चौधरी केस में कहा जा रहा है कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, तो फिर इनका रीअपॉइंटमेंट कैसे कर रहे हो आप? यही इस पूरे मामले का कोर इशू है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो यूनियन गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है। यहाँ पर एचडी देवे गौड़ा अगर आपको याद हो तो उनको जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, तो तब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था 1996 के अंदर, तो वो मेंबर नहीं थे किसी भी हाउस के, ना वो लोकसभा के ना राज्यसभा के। फिर 6 महीने का समय मिला, 6 महीने के समय में वो चुनाव जीते और फिर मेंबर बने हाउस के और उसके बाद उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टरशिप को कंटिन्यू किया वहां से। तो ये पूरा कॉन्ट्रोवर्सी, ये पूरा मुद्दा है, यानी कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन मैंने आपको समझा दिया कि नवंबर 20 2025 को इनको मिनिस्टर बनाया गया, ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, 6 मंथ का पीरियड इनका लैप्स हो गया था। तब तक क्या होता है, नीतीश कुमार स्टेप डाउन करते हैं और उसके बाद इनको रीअपॉइंट कर दिया जाता है। अब यहीं से पूरा मुद्दा शुरू होता है, यहीं से द क्वेश्चन, द रियल इशू कम्स कि ये जो चेंज हुआ है चीफ मिनिस्टर या सरकार में या गवर्नमेंट में, चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट के अंदर जो चेंज हुआ है, क्या इसको हम ऐसा मान लें कि द क्लॉक हैज ऑल्सो रीसेट? वो 6 महीने का जो पीरियड था फिर से वो रीसेट होकर फिर से 6 महीने का पीरियड मिल गया इनको, और क्या इनको रीअपॉइंट यहां पर किया जा सकता है? ये क्वेश्चन कोर्ट से पूछा जा रहा है। अब इसमें दोनों तरफ की दलीलें हैं, मैं दोनों तरफ की दलीलें आपको बता देता हूं क्योंकि कोर्ट का अभी तक डिसीजन नहीं आया, ऑब्जर्वेशन नहीं आया है इसके ऊपर। तो ये आप मुझे बताना कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, क्या सही होगा, लीगली क्या सही है, और टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, प्रिंसिपल्स सबको ध्यान में रख करके आप डिसाइड करना।
यहाँ पर जो पेटिशनर है उनका आर्ग्यूमेंट है कि भाई ये 6 महीने का पीरियड आपको दिया गया था, ये 6 महीने का पीरियड जो है ये वन टाइम कंसेशन है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पर बोला गया ना ये एक एक्सेप्शन है, कोई रूल नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है कि जो 6 महीने का पीरियड दिया गया है ये स्पेशल केसेस में एक्सेप्शन के तौर पर दिया गया है, इसको आप मिसयूज मत करिए। तो ये वन टाइम कंसेशन का पीरियड है। दीपक प्रकाश जो है ऑलरेडी उनका विंडो खत्म हो चुका है, इसलिए उनको अब मिनिस्टर पद पर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और अगर रीअपॉइंटमेंट को लेकर के पूरा विवाद है, रीअपॉइंटमेंट को लेकर के कंफ्यूजन है, तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के खिलाफ है, कहीं ना कहीं जो हमारा प्रिंसिपल्स है इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी के, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ये उसके खिलाफ है। इस सिस्टम को क्यों बनाया गया आप समझिएगा कि भाई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर में कौन बैठा हुआ है? वो लोग जिनको डायरेक्टली हमने इलेक्ट किया हुआ है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। तो अगर एग्जीक्यूटिव में ये लूप होल यूज करने लग गए तो ऐसे ही फिर मिनिस्टर्स बनाएंगे वो, और मिनिस्टर्स उनको बनाएंगे, हर मतलब उद्योगपति जो है अपने बेटों को कहेगा भाई इसको भी अकोमोडेट करो। अंबानी जी कहेंगे कि भाई अनंत को जो है अब आप यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर बना दीजिए, बहुत दिन हो गए हम लोग आम आदमी जैसे, अब इनको थोड़ा सरकार में रखिए। ऐसे तो हर आदमी जो है अपने बच्चे को जो मिनिस्टर बनवा देगा, अकोमोडेट करवा देगा, और फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। 6 महीने के बाद फिर वो रेजिग्नेशन देगा, फिर उसको रीअपॉइंटमेंट होगा, फिर रेजिग्नेशन होगा, फिर रीअपॉइंटमेंट होगा। वही जैसे ऑर्डिनेंस में खेल खेला जाता है, पूरा प्रमोलगेशन और रीप्रमोलगेशन का पूरा जो खेल खेला जाता है वो खेला जाता है। तो ये पेटिशनर का आर्ग्यूमेंट है जो कि ठीक लग रहा है बिल्कुल अपनी जगह पर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को देखें तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकलिटी को देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर खेला जा सकता है, लूप होल तो है ये। और इसीलिए कोर्ट को कहा जा रहा है कि कोर्ट को स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। स्टेट का क्या डिफेंस है? स्टेट पूरा उस लूप होल को खेल रहा है। स्टेट वही कह रहा है सेम चीज कि भाई जो न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो न्यू चीफ मिनिस्टर और न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आया है, इसको हम नई सरकार मानेंगे, और हर अपॉइंटमेंट जो हो रहा है मिनिस्टर का इसके अंदर वो नया अपॉइंटमेंट है। तो इसको आप रीअपॉइंटमेंट नहीं कह सकते हो, ये एक पूरी तरीके से फ्रेश अपॉइंटमेंट है, इसको आप रीअपॉइंटमेंट नहीं कह सकते हो। तीसरी चीज, आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 के अंदर वंस इन अ लाइफ टाइम या ओनली वंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनदर इशू इज दिस कि तो फिर क्या हम दीपक प्रकाश को कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू करें अगले 6 महीने का, फिर से उनके पास समय और उनको चुनाव लड़वा करके जितवा लिया जाएगा इस 6 महीने में, या हम अभी से मान करके चले कि मिनिस्टर पद उनका रद्द कर देना चाहिए। अब आप मुझे ये पूरे प्रिंसिपल्स को और इसका कॉन्ट्रडिक्शन और इस पूरे इशू को समझ करके ये बताइएगा कमेंट करके कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इसमें क्या होना चाहिए और आपके हिसाब से सही क्या है। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें, अगर हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से देखें, तो सही तरीका क्या होना चाहिए ये आप मुझे बताना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन जो है बड़ा तीखे सवाल उन्होंने पूछे बिहार सरकार से, हो सकता है बिहार सरकार के खिलाफ ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए। तो अब आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।